हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, कैंसर को हम मेनली मैलिग्नेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो कैंसर क्या होता है, इसको हम देखते हैं। कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज इन्वॉल्व द एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो कैंसर एक ऐसा एबनॉर्मल डिसीज होता है जिसमें हमारे बॉडी में जो सेल्स का ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाता है और जो हमारे बॉडी के अदर्स पार्ट हैं उसमें भी ये इन्वेड हो जाते हैं। तो कैंसर सेल जो है वो ऑन्कोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर और एक्सटर्नल स्टिमुली। तो ये ऑन्कोप्रोटीन्स क्या होता है इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। तो ये जैसे कि ये है एक प्रोटो ऑन्कोजेंस जो कि ऑफ है। तो हमारे बॉडी का एक नॉर्मल सेल्स है उसका डीएनए है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटो ऑन्कोजेंस। तो जब भी कोई भी म्यूटेशंस होता है तो क्या होता है, इस प्रोटो ऑन्कोजेंस का एक्टिवेशंस हो जाता है ऑन्कोजेंस में। तो ये ऑन्कोजेंस क्या करता है, जो ट्यूमर्स काउज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये ऑन्कोजेंस है वो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और डिवीज़न जो है वो काउज करता है, जिसके कारण जो है हमको ट्यूमर्स होती है। तो जो भी क्लिनिकली अवेलेबल जो एंटी कैंसर ड्रग्स है वो सेल ग्रोथ को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। तो इसमें है फर्स्ट लम्प्स। तो इसमें हमारे स्किन्स में लम्प्स दिखाई देते हैं, रेड्स एंड सेकंड है एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, चेंज इन बॉल मूवमेंट्स। तो ये है इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। तो कैंसर को बेसिकली हम उसके जो भी टिश्यू के टाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई किए हैं 6 मेजर कैटेगरीज में। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ में होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी लाइनिंग्स में होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन, ब्रोंकाइस एंड मेमोरी डक्ट्स में ये होता है। सेकंड है सार्कोमा। तो सार्कोमा जो है बोन मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ और नर्वस सिस्टम टिश्यूज़ में ये होता है। थर्ड है लिम्फोइड्स। तो ये हमारे बॉडी का जो बोन मैरो होता है और लिम्फेटिक सिस्टम है और पेरिफेरल ब्लड है उसमें ये स्प्रेड हो जाता है। तो ये इसमें होता है लिम्फोइड कैंसर। देन फोर्थ है मेलानोमा। तो मेलानोमा जो है प्लाज्मा सेल्स में होता है। तो प्लाज्मा सेल्स क्या होता है, ये जैसे कि हमारा वाइट ब्लड सेल है जो कि एंटीबॉडीज़ को बनाता है और हमारे जो भी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। देन है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया एक ऐसा मैलिग्नेंस है जिसमें ये ब्लड्स को अफेक्ट कर देता है और ब्लड फार्मिंग जो भी टिश्यूज़ होती है जैसे कि बोन मैरो, लिम्फ सिस्टम्स एंड स्प्लिन्स, तो ये इसको अफेक्ट कर देगा, ये हमारा ल्यूकेमिया कैंसर। और एक होता है मिक्स टाइप कैंसर। तो ये था इसका क्लासिफिकेशंस। तो अब देखते हैं काउसेस ऑफ कैंसर। तो कैंसर्स के ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट काउसेस जैसे कि एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शंस। तो अगर कोई पर्सन जो है कंटिन्यूसली एल्कोहल्स का कंजप्शंस कर रहा है तो उसको कैंसर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, तो ये भी जो है कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन थर्ड है एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर। तो जो यूवी लाइट से भी हमको कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। देन जेनेटिक प्रॉब्लम्स है अगर कोई भी, तो उसके कारण जैसे कि किसी के पेरेंट्स हैं या किसी भी फैमिली मेम्बर को है तो उसको भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। देन है ओबिसिटी। तो ओबिसिटी मीन्स क्या होता है, मोटापा। तो मोटापा भी कैंसर्स का एक रीजन्स हो सकता है। देन है वायरस एंड रेडिएशंस। तो ऐसे थे कॉजेस ऑफ कैंसर। देन हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल्स। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, अनकंट्रोल्ड एंड ऑटोनोमस प्रोलिफरेशंस। तो ये इसमें क्या होता है, जो प्रोलिफरेशंस होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है। डिफरेंटिएशंस एंड लॉस ऑफ फंक्शंस, तो फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। इन्वेसिवनेस, मतलब इसमें उभरावपन आना शुरू हो जाएगा हमारे बॉडीज़ में। एंड मेटास्टेसिस, मतलब ये जो है हमारे बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स में सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू
ये स्प्रेड होगा, तो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। देन हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली 4 मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कीमोथेरेपी, सर्जिकल रिसेक्शंस, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो ये थे इसके 4 मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। देन हम देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस। तो कोई भी पैथोजन जैसे कि केमिकल्स, वायरस, रेडिएशंस, तो ये है इसके पैथोजन जो कि कैंसर काज करते हैं। तो इसका प्रोसेस देखते हैं। ये 2 टाइप से होगा, जैसे कि एक्वायर्ड म्यूटेशंस। तो एक्वायर्ड म्यूटेशन मतलब ये इनहेरिटेड नहीं होता है, ये कोई भी जो भी एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं उसके कारण होगा। तो जैसे कि कोई प्रोटो ऑन्कोजेंस हो गया, तो जब इसका म्यूटेशंस होता है तो ये एक्टिवेट होके ऑन्कोजेंस जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ऑन्कोजेंस क्या करता है, ये जो सेल का प्रोलिफरेशंस को अनकंट्रोल कर देता है, मतलब अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशंस होगा, जिसके कारण जो प्राइमरी ट्यूमर्स है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। एंड कोई भी इनहेरिटेड म्यूटेशंस मतलब किसी की जो भी है पेरेंट्स वगैरह से, तो उसमें आता है। तो इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स है उसमें एब्सेंस रहता है, मतलब नहीं रहेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, वो कार्सिनोजन हार्मोन जो है वो प्रमोट हो जाएगा, जिसके कारण जो एपोप्टोसिस होती है, सेल डेथ की प्रोसेस, वो डिक्रीज़ हो जाएगी और टीलोमरेज एंजाइम जो है वो अल्टर हो जाएगा। तो टीलोमरेज एंजाइम होता क्या है, ये टीलोमर्स को रिपेयर कर देता है, जिसके कारण डीएनए का लेंथ जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये जो है हमारा जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो अब्सेंस है, तो क्या होगा, ये चीज़ जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो अगर ये जो भी है सेल एपोप्टोसिस नहीं होगा और टीलोमरेज में अल्ट्रेशंस नहीं होगा, तो हमको जो प्राइमरी ट्यूमर्स है वो चीज़ जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये था इसका पैथोजेनेसिस। तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एल्कलाइटिंग एजेंट्स को। तो एल्कलाइटिंग एजेंट क्या है, ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूज़फुल एंटीनोप्लाज्मिक ड्रग्स होता है। ये डायरेक्टली एक्ट करता है हमारे सेल्स में। तो इसमें बेसिकली रेडियोमिमेटिक्स एक्शंस होता है, और ये जो है एजिडिनियम आयंस को मतलब कन्वर्ट कर देता है, और ये जो है नाइट्रोजन एटम्स के 7th पोजीशंस पे बाइंड होता है डीएनए बेस पेयर के, और फिर अपना एक्शन शो करता है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन। तो जो भी एल्कलाइटिंग एजेंट्स है वो हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन फॉर्म करता है, और जो डीएनए बेस का जो भी न्यूक्लियोफिलिक साइड्स होता है उसमें एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसके कारण क्या होगा, जो क्रॉस लिंकेज है वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसके कारण डीएनए रेप्लिकेशन भी इनहिबिट हो जाएगा। देन एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होगी, मतलब जो भी एल्कलाइटेड जो भी ग्वानिन है वो बेस पेयर होता है थायमिन्स के साथ रदर देन साइटोसिन्स। मतलब जो ग्वानिन है वो साइटोसिन्स के साथ बेस पेयर होता है, लेकिन तो ये चीज़ क्या कर देगा, ये ड्रग जो है उसको थायमिन्स के साथ बेस पेयर कर देगा, जिसके कारण डिफेक्टिव प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। देन थर्ड है डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज। तो ये डीएनए स्ट्रैंड को भी ब्रेकेज करके अपना एक्शन शो कर देते हैं। तो इन 3 चीज़ों के कारण क्या होगा, सेल का प्लोरीफरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये था गाइस इसका मोड ऑफ एक्शन। देन अब हम देखते हैं इसका थेराप्यूटिक यूज़। तो इसका यूज़ हम मेनली हार्ट कैन डिसीज़ के लिए करते हैं, ब्लैडर कैंसर एंड हेडेक एंड नेक कैंसर्स के लिए करते हैं। एंड सेकेंड है सॉलिड ट्यूमर्स जैसे कि ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, ओवेरियन एंड कार्सिनोमास के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये था इसका थेराप्यूटिक यूज़। देन अब हम देखेंगे इसका एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें सबसे पहले आता है नोजिया, वोमिटिंग, बोन मैरो टॉक्सिसिटी एंड हीमोरेजिक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस एल्कलाइटिंग एजेंट्स का। तो इसमें एग्जांपल है हमारा मेक्लोरोथामाइंस। तो हम देखेंगे इसमें मेक्लोरोथामाइंस का सिंथेसिस। तो ये है गाइस मेक्लोरोथामाइंस का स्ट्रक्चर, आप अच्छे से देख लीजिए। इसका IUPAC नेम है बिस 2 क्लोरो एथाइल मेथाइल एमिस। तो यहाँ पे 2 क्लोरो एथाइल ग्रुप जो है वो एमिस ग्रुप से अटैच है एंड मेथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे 2 क्लोरो एथाइल ग्रुप जो है ये अटैच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बिस 2 क्लोरो एथाइल मेथाइल एमिस। फिर अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस। तो ये काफ़ी सिंपल सिंथेसिस है जो कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2,2 मेथाइलिमिनो डाइएथेनॉल को हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जब इन दोनों में रिएक्शंस होगा तो क्या होगा,
यहाँ से H2SO4 जो है रिमूव होगा। तो ये जो 2H है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और उसके प्लेस पे यहाँ से Cl जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमको हमारा प्रोडक्ट जो है मेक्लोरेथामाइन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी सिंपल सा सिंथेसिस है। देन अब हम देखेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन एल्कलाइटिंग एजेंट्स का एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले एल्कलाइटिंग एजेंट जो है इसकी मेक्लोरेथामाइन जो है हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन जो है फॉर्म करता है, जो कि एल्काइल ग्रुप को डीएनए बेस के न्यूक्लियोफिलिक साइट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसके कारण क्या होता है, क्रॉस लिंकेज जो है वो इनिबिट हो जाएगा, जिसके कारण डीएनए का रेप्लिकेशन भी इनिबिट हो जाता है। एबनॉर्मल बेस पेयरिंग, तो ये जो है इसके कारण जो ग्वानिन है वो थायमिन्स के साथ बेस पेयर होता है रदर देन साइटोसिन्स। तो इसके कारण डिफेक्टिव प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। देन थर्ड है डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकेज। तो इन तीनों के कारण क्या होगा, हमारा जो सेल्स का प्रोलिफरेशंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो गाइस ये था इसका मोड ऑफ एक्शन। देन हम देखते हैं इसका यूज़। तो इसका यूज़ हम बेसिकली सॉलिड ट्यूमर जैसे कि ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड हार्टकिन डिसीज़ के लिए, ब्लैडर कैंसर के लिए, हेडेक एंड नेक कैंसर्स के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। तो गाइस ये था सिंपल सा सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शंस ऑफ एल्कलाइटिंग एजेंट्स। तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।